हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड PYQs करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमें जानना ज़रूरी है वो ये कि सभी सेल्स के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी कोशिका जो है वो रिप्रोड्यूस करने से पहले ग्रो करती है। ठीक है, उसके बाद ही उसका प्रजनन होता है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक पेरेंटल सेल जो है वो दो डॉटर सेल को जन्म दे रही है। ठीक है, और फिर वो जो डॉटर सेल्स बन रहा है वो प्रत्येक डॉटर सेल जो है वो पहले ग्रो होता है, यानी साइज़ में बड़ा होता है, उसके बाद जो है रिप्रोड्यूस करता है और फिर वो भी दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल से एक ये जो पेरेंटल सेल था उससे दो डॉटर सेल बना। उसके बाद ये डॉटर सेल जब ग्रो किया तो इस डॉटर सेल से फर्दर ये दो न्यूली डॉटर सेल्स बना और इस डॉटर सेल से भी जो है, जो कि पेरेंट बन चुका है, उससे ये दोनों डॉटर सेल्स बना। ठीक है, तो एक सिंगल सेल जो है किस तरह से ये चार नए सेल्स को इसने जन्म दे दिया। ठीक है, और यही सिलसिला जो साइकिल ऑफ ग्रोथ और डिवीजन का चलते रहेगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा जिसमें कि मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ही जो है एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तो वो साइकिल ऑफ ग्रोथ और डिवीजन क्या है उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, होता क्या है कि जब भी एक कोशिका डिवाइड करती है तो उसमें DNA रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जैसे फिनोमेनन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि एक सेल साइकिल में मुख्य रूप से तीन इवेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला है सेल डिवीजन, दूसरा है DNA रेप्लिकेशन और तीसरा है सेल ग्रोथ। ठीक है, मतलब पहले कोशिका का विभाजन होता है, उसके बाद उसमें जो प्रेजेंट DNA होता है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, वो विभाजित होता है और तीसरा फिनोमेना है कि वो कोशिका का साइज ग्रो करता है। ठीक है, और जिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के द्वारा ये तीनों फिनोमेना होगा, ठीक है, उसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को क्या कहा जाता है? सेल साइकिल। क्लियर हो गया? अब ये जो सेल साइकिल वाला फिनोमेना है इसमें जो सेल ग्रोथ होता है वो एक लगातार होने वाली घटना है। ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल का जो ग्रोथ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब ये जो सेल है, ठीक है, इस सेल में जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, ठीक है, ये जब साइज़ में बढ़ता है तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो भी अमाउंट में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेल का बढ़ना हुआ, कोशिका का साइज़ का बढ़ना हुआ, वो लगातार चलते रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर स्टेज में कुछ ना कुछ सेल जो है वो हर एक स्टेज में क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी अमाउंट में, मात्रा में बढ़ेगा। ठीक है, हर एक स्टेज में ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाएगा। क्लियर है? लेकिन जो DNA का सिंथेसिस है, क्लियर है, DNA का जो रेप्लिकेशन है, DNA जो रेप्लिकेट करेगा, ये हमारा DNA है, ये जब रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर स्टेज में ही रेप्लिकेट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है कि DNA सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। इससे ये बात तो क्लियर हो गया कि सेल साइकिल में बहुत सारे स्टेजेस होते होंगे। ठीक है, बहुत सारे जो है वो अलग अलग स्तर पर घटनाक्रम होते होंगे जिसके दौरान जो है अलग अलग तरह की घटनाएं घटित होती होंगी। ठीक है, और एक और नोटवर्दी पॉइंट है कि इन सभी इवेंट्स का जो है वो कंट्रोल जो है जीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दीज इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग देख लेते हैं स्टेजेस। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल लेंगे और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो
हम लोग समझ सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में वो है ह्यूमन सेल, ठीक है, क्योंकि हम सभी अपने बॉडी से ज़्यादा परिचित हैं एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 24 घंटा में एक बार सेल जो है डिवाइड करता है, यानी सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है ह्यूमन्स के केस में वो है एवरी 24 आवर्स। हालांकि ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक और एक सेल से दूसरे सेल टाइप तक, ठीक है। मान लो कि ह्यूमन्स में 24 आवर्स सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, लेकिन हो सकता है कि एम्फीबियंस में इसका ड्यूरेशन कुछ कम हो, ठीक है, या बर्ड्स में इसका ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। ये बस हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। उसी तरह से सेल टाइप में भी इसका वेरिएशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का ड्यूरेशन कुछ और होगा और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में इसका ड्यूरेशन कुछ और होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम यूनिसेलर की बात करें तो अमीबा में इसका ड्यूरेशन कुछ और हो सकता है, ठीक है। वहीं ईस्ट जो है, ठीक है, हमें पता है ईस्ट जो है क्या है, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो है सेल साइकिल का ड्यूरेशन 90 मिनट्स होता है, ठीक है। जबकि ह्यूमन सेल्स ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इसका ड्यूरेशन 24 आवर्स में है, ठीक है। तो एक का मिनट्स में है, दूसरे का आवर्स में है, तो हो गया ना वेरिएशन, ठीक है। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज का मतलब हो गया माइटोसिस फेज। अब देखो ये जो एम फेज होता है दैट इज़ माइटोसिस फेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है क्योंकि इसी फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो वास्तविक में जो कोशिका का विभाजन होता है वो किस फेज में होता है, तो माइटोसिस फेज में, एम फेज में, ठीक है। तो जब भी कहीं माइटोसिस पूछा जाए आपसे तो आप समझ जाना हमें एक्चुअल सेल डिवीजन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल सेल डिवीजन इज़ द माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। माइटोसिस और कुछ नहीं है बल्कि एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। क्लियर हो गया। एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस कब होता है, तो मियोसिस गैमीटोजेनेसिस के समय होता है। जब गैमीट्स बनते हैं ना तो उस समय मियोसिस का डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके इससे फलस्वरूप जो है हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मियोसिस इज बेसिकली अ रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। उससे क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। हम लोग मियोसिस के बारे में आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक्चुअल सेल डिवीजन यानी माइटोसिस के बारे में कवर अप कर लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे मियोसिस के बारे में इसी सेम चैप्टर में, ठीक है। अब देखो इसका जो दूसरा फेज है दैट इज़ इंटरफेज है, ठीक है। वो क्या होता है, तो इंटर का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, और फेज का मतलब स्टेजेस, ठीक है। यानी 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का जो स्टेज है ना उसी को कहते हैं इंटरफेज। क्लियर है। मतलब अगर जैसे ये पहला एम फेज़ हुआ, ठीक है, M1 कह लो इसको, और फिर दूसरा सेल डिवीजन यानी दूसरा माइटोसिस M2 हो गया, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो टाइम रहेगा, फेज़ रहेगा, इसी को हम लोग कहेंगे इंटरफेज़। क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरफेज़ का भी फर्दर 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। इंटरफेज़ जो होता है उसको भी फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है G1 फेज़, दूसरा है S फेज़ और तीसरा है G2 फेज़। क्लियर है। अब ये जो G1 फेज़ है इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, G का तो गैप 1, ठीक है। S का मतलब हो गया सिंथेसिस और G2 का मतलब हो गया गैप 2, ठीक है। अब ये चूँकि इतना लंबा चौड़ा फेज़ होता है इंटरफेज़, ठीक है, कि सेल साइकिल का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो इंटरफेज़ ही ले लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इंटरफेज़ लास्ट्स मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। मान लो एक सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है मान लो क्या मतलब ह्यूमंस का तो 24 घंटा होता ही है, ठीक है। तो 24 घंटे में से 95% से भी ज़्यादा जो टाइम है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि करीब 20-21 घंटा, 20-21 क्या मतलब
22-23 घंटा जो है वो इंटरफेज ही ले लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये तीनों के तीनों फिनोमेना होने रहता है, ठीक है। G1 फेज़ भी है, S फेज़ भी है, G2 फेज़ भी है, और तीनों फेज़ में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फिनोमेना है जो कि रिस्पेक्टिव फेजेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग आगे में इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेज़। जबकि जो सेल डिवीज़न है, यानी ये जो M फेज़ है, ये मुश्किल से प्रॉपरली जो है केवल ओनली अबाउट एन आवर, मतलब 1 घंटा के लिए लास्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि अगर 24 घंटे का ड्यूरेशन है तो उसमें से जो 23 घंटा है वो इंटरफेज़ ले लेगा, ठीक है, जबकि मात्र 1 घंटा जो है वो माइटोसिस फेज़ में लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअल सेल डिवीज़न कितना टाइम ले रहा है? मात्र 1 घंटा, जबकि इंटरफेज़ जो है जिसमें कि ये तीनों सब फेजेस आते हैं उसमें 23 घंटा लग रहा है, ठीक है। ये ह्यूमन सेल के केस में होता है, ठीक है। अब इस 1 घंटे के एक्चुअल सेल डिवीज़न के प्रोसेस में, यानी M फेज़ में, सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस का फिनोमेना, ठीक है, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस का फिनोमेना। कैरियो का मतलब हमने पहले भी बताया था, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल सेल डिवीज़न में, यानी M फेज़ में क्या होगा? सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। मान लो ये क्या है? एक पेरेंट सेल है, ठीक है। इस पेरेंट सेल में जब M फेज़ होगा तो M फेज़ में क्या होगा? इस पेरेंट सेल में बीच में न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, यानी ये न्यूक्लियस जो है 1 से 2 में बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, यानी इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म 2 भाग में बढ़ जाएंगे और 2 अलग अलग सेल्स का निर्माण हो जाएगा, अपना अपना रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस लेके, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फिनोमेना देखने को मिलेगा हमें, इस तरह का फिनोमेना किसमें? M फेज़ में। क्लियर हो गया? क्या हो रहा है? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया? तो दिस इज हैपनिंग इन M फेज़, दैट इज इन माइटोसिस फेज़। और इंटरफेज़ में क्या होगा? तो देखो, इंटरफेज़ को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, पहले इसको साफ कर लें। उसके बाद इंटरफेज़ को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है क्योंकि ये वो समय रहता है जिसके दौरान सेल जो है वो डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो सेल का प्रिपरेशन होता है वो सेल ग्रोथ और DNA रेप्लिकेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब एक कोशिका जो है वो विभाजित होने से पहले अपने आप को तैयार करती है, ठीक है। और ये तैयारी का काम जो है वो इंटरफेस वाले स्टेज में चलता है, जिसमें क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है और DNA का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। यही दोनों मुख्य फंक्शन जो है वो इंटरफेज़ के इस तीनों फेजेस में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। कौन से फंक्शन? तो सेल का ग्रोथ और DNA का रेप्लिकेशन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं G1 S और G2, इस तीनों सब फेजेस ऑफ इंटरफेज़ का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं G1 फेज़। इससे पहले हम एक डायग्राम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, देखो यही डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में ये पूरा सेल साइकिल दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो फेज़ है वो क्या है? M फेज़ है, यानी एक्चुअल सेल डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। और M फेजेस का फर्दर हम लोग सब फेजेस पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वही यहाँ दे रखा है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस। टोटल 5 सब फेजेस होते हैं M फेज़ में, ठीक है, जिसके दौरान एक्चुअल सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है। माइटोसिस फेज हो गया ये, ठीक है। और जो रेस्टिंग फेज होता है वो हो गया यहाँ से यहाँ तक वाला, ठीक है। ये हो गया क्या? रेस्टिंग फेज यानी इंटरफेज़, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया इंटरफेज़। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंटरफेज़, जिसके फर्दर डिवीज़न में G1 S और G2 हमको क्या आगे पढ़ना है, ठीक है। और इसी इंटरफेज़ के दौरान जो है क्या होता है? सेल ग्रोथ और DNA रेप्लिकेशन होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा G0, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो आप लोग को दिख रहा होगा, ये G0,
ठीक है, एक सेकेंड, हम इसे मार्क कर दें किसी दूसरे कलर से, ठीक है। ये जो है जी नॉट, ये एक बीच का क्विसेंट फेज़ होता है, ठीक है, एक छोटा सा बहुत ही इंटरमीडिएट फेज़ कह सकते हैं इसको, ठीक है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या था, एक सेल था। ये एक सेल जो है जब इस इंटरफेज़ से होकर एक्चुअल सेल डिवीजन वाले एम फेज़ से क्रॉस कर गया तो ये 2 सेल में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि एक सेल जो है वो 2 सेल में विभाजित हो गया, ठीक है, किसमें, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया आफ्टर कंप्लीटिंग एम फेज़ एज वेल एज इंटरफेज़, ठीक है। और जब एक इंटरफेज़ ख़त्म होगा, माफ़ कीजिए, एक एम फेज़ ख़त्म होगा और दूसरा एम फेज़ शुरू होगा, उससे उसके बीच का जो फेज़ होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरफेज़ कहेंगे, ठीक है। सेल साइकिल में सीक्वेंस भी कुछ इसी तरह से चलता है कि पहले G1 फेज़ होगा, फिर S फेज़ होगा, फिर G2 होगा, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल का प्रॉपर ऑर्डर क्या है। तो पहले G1 आएगा, ठीक है, उसके बाद S होगा, उसके बाद G2 होगा, ठीक है। और इसी बीच जो है G0 जो हमने देखा था वो एक क्विसेंट स्टेज, वो भी इसी बीच पास हो जाता है, ठीक है। अब ये जो S फेज है ये सबसे प्रोमिनेंट फेज इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी के दौरान DNA का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो G1 फेज जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक इंटरवल है किसके बीच, तो M फेज़ और S फेज़ के बीच। क्योंकि देखो M फेज़ क्या होगा, इसके पहले ही होगा ना, यहाँ पे होगा, ठीक है, एक्चुअल सेल डिवीजन जो होगा, ठीक है, G1 S G2, और उसके बाद फिर क्या होगा, M फेज होगा। इस तरह से कुछ साइकिल चलता है, ठीक है। पहले G1 होगा, S होगा, G2 होगा, उसके बाद M होगा, ठीक है, पहले नहीं होगा, उसके बाद होगा। अरे देखो बात तो बराबर ही है ना, चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, G1 S G2 और फिर इधर M लिखो, ठीक है, बात तो बराबर ही हुआ। M के बाद ही तो G1 आ रहा है कि नहीं। तो वही कहने का मतलब है कि ये जो G1 फेज़ है वो इस M और S फेज़ के बीच का फेज़ होता है, ठीक है। माइटोसिस फेज़ और सिंथेसिस फेज़ यानी जिसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है उसके बीच के जो इंटरवल होता है उसी को G1 कहा जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है कि जो G1 फेज़ है वो कॉरस्पॉन्ड करता है टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। क्लियर है। G1 फेज़ के दौरान क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। सेल ऑब्वियसली डेड तो नहीं होगा, तो एक्टिव ही रहेगा क्योंकि उसे सेल डिवीजन करने के लिए प्रिपरेशन जो करना है, और इट कंटिन्यूसली ग्रोज, ठीक है, और कंटिन्यूसली क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो G1 फेज़ में क्या हो रहा है, बेसिकली सेल मेटाबॉलिकली रूप से पूरी तरह से एक्टिव है और अपना साइज़ बढ़ा रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, लेकिन DNA रेप्लिकेट नहीं करता क्योंकि DNA रेप्लिकेशन इसके सेकेंड फेज़ में होना है, ठीक है, S फेज़ में होना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं S फेज़ में, जिसको सिंथेसिस फेज़ कहा गया है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ बनाना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, DNA बन रहा है, ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, DNA का सिंथेसिस हो रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए ये सबसे प्रोमिनेंट फेज़ माना गया है जो बीच का है, S फेज़। तो S फेज़ में जो है बेसिकली क्या हो रहा है, DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी अगर अमाउंट ऑफ DNA सेल में 2C था तो अब S फेज़ के बाद वो दुगना हो जाएगा, ठीक है, 4C हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज डिनोटेड एज 2C, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, देन इट इंक्रीजेज टू 4C, ठीक है। मतलब अगर 2C इसका अमाउंट था, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया गया है, ठीक है, अगर 2C है तो ये 4C हो गया है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिंथेसिस यानी S फेज़ में जो है केवल और केवल DNA के अमाउंट में और उसके नंबर में परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, ना कि क्रोमोसोम के नंबर में। अगर सेल के पास पहले से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अगर G1 में, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर सेल के पास पहले से G1 फेज़ में कितने 2n क्रोमोसोम्स थे, तो अभी भी S फेज़ में भी 2n क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। लेकिन अगर DNA 2C था
तो डीएनए बढ़ के दुगना 4C हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा कहाँ? तो देखो, एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में एस फेज के दौरान ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस में शुरू होता है। ठीक है, जबकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। हमने बताया था कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ही ये भी डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, फ़र्क बस यही है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, जबकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं G2 फेज़ पे, गैप 2 फेज़ पे। अब देखो, G2 फेज़ में कुछ नहीं, बस केवल प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। बस एक लाइन क्या है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के प्रिपरेशन के लिए, एम फेज़ के प्रिपरेशन के लिए, एक्चुअल सेल डिवीजन के तैयारी के लिए जो है प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो G2 फेज़ के स्टेज में होता है। ठीक है, जबकि सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करता है। तो सेल ग्रोथ होते रहता है और एक प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो है वो G2 फेज़ में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लें, जीवन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो दो चीज़ होता है, एक तो सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है, और दूसरा सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, एस फेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, डीएनए डबल्स लेकिन नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। G2 फेज़ में क्या पढ़ा कि सिंथेसिस होता है किस चीज़ का? प्रोटीन्स का। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने जो बताया था G0 स्टेज के बारे में, जो क्विसेंट स्टेज होता है वो क्या होता है? तो देखो, कभी कभार क्या होता है कि एडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिवीजन करते ही नहीं हैं। ठीक है, जो कि कभी विभाजित होते ही नहीं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट सेल्स। ठीक है, और इस तरह के सेल्स जो होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करते, वो क्या करते हैं? जीवन फेज़ को एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जीवन फेज़ को छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं जीवन फेज़ से, और वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसको कहते हैं क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज। ठीक है, क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज। ठीक है, अब इस स्टेज में जो सेल्स होते हैं क्या वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं? नहीं, इस स्टेज के जो सेल्स होते हैं वो भी रहते मेटाबॉलिकली एक्टिव ही है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करते, प्रोलिफरेट नहीं करते जब तक कि उन्हें कहा न जाए। तो कौन कहेगा भाई? तो देखो, ऑर्गेनिज्म में कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि उसे किसी भी तरह का इंजरी हो गया, या उसके कुछ सेल्स डेथ कर गए। ठीक है, या ऐसे कुछ सेल्स जो कि लॉस्ट हो गए हैं, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए जब सेल्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तब इन सेल्स को बुलाया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि भाई तुम डिवाइड करो। वैसे नॉर्मल केसेस में G0 में जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट या डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ये लोग जीवन फेज़ को छोड़ चुके होते हैं और इस इनएक्टिव स्टेज में जाके चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव कब होते हैं? जब उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट कब होता है? तो जब उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह का इंजरी हो गया, या उसके बॉडी में किसी बीमारी के कारण सेल डेथ हो गया है, तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, जो कि खो चुके हैं, ठीक है, तब इन स्टेज के जो सेल्स हैं वो डिवीजन करना शुरू करते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, तो G0 के बारे में हमें इतना ही जानकारी जानना ज़रूरी था। देखो, एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन जो है वो केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मतलब है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स का? तो देखो, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। ठीक है, दैट मीन्स 23 पेयर्स। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं ना, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस 23 पेयर्स में एक पेयर को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, एक पेयर को अगर हम छोड़ दें तो कितने बचते हैं? 22। ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी सोमैटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते। रिप्रोडक्शन करने वाले सेल्स को जर्म सेल्स कहा जाता है।
ठीक है। और जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। और ह्यूमंस में सभी सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। दैट मीन्स इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेट फादर से आता है और एक सेट मदर से आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो बचा हुआ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या है, तो ये जर्म सेल्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। एक स्पर्म का क्रोमोसोम हो गया और एक एग का क्रोमोसोम हो गया। क्लियर हो गया। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गया, एक स्पर्म का क्रोमोसोम और दूसरा एग का क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, और ये डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में काउंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो वही कह रहा है कि जितने भी डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स हैं यानी ये 22 पेयर्स हैं वो सभी के सभी माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। यानी इनमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो माइटोसिस प्रोसेस से होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइटोसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर पेरेंट में भी 2n है, अभी हमने देखा था, तो इनके डॉटर में भी 2n ही क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चूँकि इक्वल रह जाता है, इसीलिए ये सभी के सभी डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन जर्म सेल्स में क्या होता है, चूँकि गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गेमीटोजेनेसिस होता है, इसीलिए इनमें मियोसिस देखने को मिलता है। कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है इनमें, तो मियोसिस देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस होकर हैप्लॉयड में बदल जाता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, डिप्लॉयड जो है अगर 2n क्रोमोसोम है तो वो जो है रिड्यूस होके n हैप्लॉयड गेमिट्स में बदल जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स का अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर में गेमिट्स में जो है वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हम लोग देखेंगे मियोसिस प्रोसेस में। ठीक है, अब प्लांट्स में जो है क्या कह रहा है कि प्लांट्स कैन ऑल्सो शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। प्लांट्स भी एक तरह का एक्सेप्शन है, क्योंकि प्लांट्स में जो है बोथ, चाहे वो हैप्लॉयड कोशिका हो, ठीक है, चाहे वो डिप्लॉयड कोशिका हो, ठीक है, चाहे वो हैप्लॉयड कोशिका हो चाहे वो डिप्लॉयड कोशिका हो, इन दोनों तरह के सेट्स में जो है माइटोटिक डिवीजन ही देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो प्लांट्स में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है क्या, एम फेज़। ठीक है, माफ़ कीजिए, एम फेज़ ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि एम फेज़ हम लोग को शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो रहा है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, और प्लांट्स में चूँकि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स दोनों में ही माइटोटिक डिवीजन शो किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये टर्म दे रखा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट्स में एक टर्म आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिस फिनोमेना के दौरान जो है हैप्लॉयड सेल्स और डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है, उनमें किस तरह से माइटोटिक डिवीजन होता है वो शो किया जाता है। ठीक है, इसे हमें बॉटनी में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए चैप्टर 3 जो है, चूँकि वो प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, हमें अभी पीजीटी जूलॉजी में इसे नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसे टच नहीं करेंगे। ठीक है, एम फेज़ जो होता है वो पूरे सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक और डायनेमिक फेज़ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है वो एक्चुअल सेल डिवीजन को होता है। इसमें जो है सेल के सारे कंपोनेंट्स वर्चुअली फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब खुद को जो है फिर से संगठित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं ताकि क्रोमोसोम्स का आसानी से क्या हो सके, सेपरेशन हो सके, और उसके बाद जो है फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ के लिए जो है एम फेज़ जाना जाता है। ठीक है, अब देखो माइटोटिक फेज़ को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, एम फेज़ को जो है इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल और जो डॉटर या प्रोजनी सेल होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर पेरेंट सेल जो है वो भी, अगर पेरेंट सेल 2n का है तो जो इससे डॉटर सेल बनेगा वो भी 2n का ही रहेगा। ठीक है, ये हमने देखा था कि नंबर ऑफ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कन्वीनियंस के लिए जो है माइटोसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है।
ठीक है, हमें पता है कि माइटोसिस फेज़ जो है वो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है। अब इसी न्यूक्लियर डिवीजन के अंतर्गत जो है 4 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। चूँकि सेल डिवीजन एक काफ़ी लगातार और प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, इसीलिए कोई क्लियर कट लाइन हम नहीं खींच सकते कि पहले प्रोफेज ही होगा फिर मेटाफेज होगा, प्रोफेज ख़त्म होने के बाद मेटाफेज शुरू होगा। ठीक है, ऐसा क्लियर कट लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, चूँकि इसमें जो है लगातार सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, इसीलिए जो है चूँकि पढ़ने में आसानी हो सके, समझने में आसानी हो सके, इसीलिए इसको 4 स्टेज में विभाजित किया जाता है। क्लियर हो गया? पहला हो गया प्रोफेज, फिर हो गया मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कहने को ये एक दूसरे के बाद हैं, लेकिन ये सारे प्रोसेस के बीच में कोई भी एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि प्रोफेज चल ही रहा होता है तभी मेटाफेज शुरू हो जाए। क्लियर हो गया? और एम फेज के सभी न्यूक्लियर स्टेजेस को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। खासकर इसका जो मेटाफेज वाला स्टेज होता है ना, उसको हम लोग आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो, पहला हो गया प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है वो सबसे पहला स्टेज होता है। ठीक है, अब देखो हमने बताया था जो सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल होता है उसमें पहले G1 होता है। ठीक है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, फिर M फेज़ होता है। ठीक है, और M फेज़ का चूँकि पहला स्टेज प्रोफेज है, इसीलिए S और G2 के बाद ही जो है ये प्रोफेज वाला फेज़ होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इसीलिए कह रहा है कि प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ माइटोसिस फॉलोज द S एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। ठीक है, ये जो S और G2 फेजेस है इसके बाद ही तो ये प्रोफेज आ रहा है ना, है कि नहीं? इन द S एंड G2 फेजेस द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म। ठीक है, हमने बताया था S जो सिंथेसिस फेज़ है, इसी में क्या होता है DNA मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, बट इंटरविंड। ठीक है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, इंटरविंड होता है। इंटरविंड मतलब उलझा हुआ रहता है। ठीक है, प्रॉपरली क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होता है। अब देखो, प्रोफेज में वास्तविक में 2-3 फिनोमेना होता है। ठीक है, उसको हम लोग देख लें। सबसे पहले जो इवेंट होता है वो है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंस यानी ठंडा होना शुरू होता है, और ठंडा होकर क्या बनाता है, माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। इस डायग्राम में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि इस सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, तो सबसे पहले जो क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि स्कैटर्ड रहते हैं। ठीक है, पहले क्रोमैटिन फाइबर्स कैसे रहते हैं, जैसे ये सेल है, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें पहले क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं। ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स अब कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। ठीक है, कंडेंस होकर क्या बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स जो इस तरह से लच्छेदार जैसा ये सब जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये अब क्रोमोसोम्स हैं जो कि कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमैटिन फाइबर से ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो गया है अर्ली फेज़ के दौरान। क्लियर है? लेट प्रोफेज में क्या होता है कि अब ये जो अनटैंगल्ड क्रोमोसोम्स है, ये जो सुलझा हुआ क्रोमोसोम्स है, और ज़्यादा अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेता है, मतलब व्यवस्थित कर लेता है, और ये माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना देता है। माइटोटिक क्रोमोसोम्स कहने का मतलब है कि अब इसमें 2 क्रोमैटिड्स होंगे। ठीक है, जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड होंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स रहेगा। तो देख रहे हो, ये जो है एक अच्छा सा माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना दिया है। ठीक है, तो यही होता है प्रोफेज में पहला इवेंट। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या होता है, तो दूसरा इवेंट होता है कि जो सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करता है। सेंट्रियोल्स जो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है, तो वो कंडेंस होके सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम बनाता है। अब ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है, इससे कुछ स्पिंडल लाइक फाइबर्स निकलते हैं जिसको एस्टर्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एस्टर्स कहा जाता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रोसोम से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स का, जिसको एस्टर्स कहते हैं। और ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट डायग्राम में ये क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो, ये वाला हम इसी पोर्शन का
बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये सेंट्रोसोम से निकलने वाले एस्ट्रल फाइबर्स हैं। क्या है, ये सभी एस्ट्रल फाइबर्स हैं और ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेजर इवेंट्स जो है वो प्रोफेज में होता है। क्लियर है, जो मैंने कहा देखो वही लिखा हुआ है, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, ठीक है। ये सेंट्रोसोम जो है बेसिकली सेंट्रियोल्स के कंडेंसेशन होने पे बनता है, ठीक है। तो जिसने इंटरफेज के दौरान डुप्लीकेट किया था वो अब सेल के ऑपोजिट पोल्स में माइग्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बिगिन्स टू मूव, यानी माइग्रेट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। हमने देखा कि प्रत्येक सेंट्रोसोम से क्या होता है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं वो रेडिएट आउट होना शुरू हो जाता है। टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। दो एस्टर्स को जब हम लोग इकट्ठे रखते हैं और स्पिंडल फाइबर्स भी उसमें इंक्लूड कर दें तो ये सभी मिला के एक माइटोटिक अपरेटस बनाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि माइटोटिक अपरेटस कंसिस्ट्स ऑफ, तो माइटोटिक अपरेटस में क्या क्या होगा, दो एस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। टू एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। टू एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स, ये दोनों मिला देंगे तभी बनता है हमारा माइटोटिक अपरेटस। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं एक तीसरा इवेंट क्या होता है। जब हम लोग लेट प्रोफेज के सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो देखो लेट प्रोफेज के दौरान गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप जैसे सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोफेज का, ठीक है, कि प्रोफेज ख़त्म होते होते जो है हमें सेल के अंदर इस तरह के ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया और न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, ये सब देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये सब पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए रहते हैं, ठीक है, ख़त्म हो गए रहते हैं। अब हम लोग आते हैं मेटाफेज पे, ठीक है। मेटाफेज की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप का पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन हो गया होता है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तरह से टूट गया होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर इन्वेलप के टूटने के कारण क्रोमोसोम्स जो है वो पूरी तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो चुका होता है, ठीक है, मतलब बिखर चुका होता है। देखो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या था, क्रोमोसोम्स था ना। अब ये अगर न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाएगा, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स बिखर जाएगा, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, वही कह रहा है। इस स्टेज में क्या होता है, तो इस स्टेज तक जो है क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है। इसीलिए हम माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जो है मेटाफेज बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो किस तरह से रीऑर्गेनाइज होके कंडेंस हो चुका होता है, ठीक है। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजी को यानी उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को आसानी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, क्रोमैटिड, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोमैटिड, ठीक है। एक साइड जो रहता है सेम साइड वाला जो क्रोमैटिड होता है उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं उसको, सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर इस दोनों की बात करें, जो ऑपोजिट साइड की बात करें, तो इसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। यानी एक क्रोमोसोम में जो है 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। सेम साइड वाले को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड और ऑपोजिट साइड वाले को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये जो क्रोमैटिड है, जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो आपस में किस चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं, ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। इसी सेंट्रोमियर से ये जो गांठ होता है ना,
इनको जोड़ने के लिए, इसी गांठ को कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर। ठीक है, इसको गांठ को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो मेटाफेज क्रोमोसोम है इज़ मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर से हेल्ड टुगेदर रहता है। यहाँ पे ये जो गांठ वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अब इसी गांठ पे यानी इसी सेंट्रोमियर पे एक छोटा सा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पे जो है एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है इसी सेंट्रोमियर के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो काइनेटोकोर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। क्लियर हो गया। तो सेंट्रोमियर के ऊपर ही ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर क्या हुआ, जिससे कि सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। सेम साइड के क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, ऑपोजिट साइड के क्रोमैटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पे यानी ये जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है, यहीं पे जो है क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम से आके अटैच करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स पे जो ये क्रोमैटिड्स जहाँ अटैच्ड हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर ये क्या दिख रहा है, हमें डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये वाइट कलर का जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, काइनेटोकोर है। और यही काइनेटोकोर जो है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, तो इन स्पिंडल फाइबर्स को क्रोमोसोम से अटैच करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो, इसी से ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये अटैच्ड है। ठीक है, और इसी अटैचमेंट के कारण ये सभी क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन कर पाते हैं। ठीक है, देख रहे हो, इस तरह से ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कहाँ अटैच्ड है, बीच में कहाँ पे, तो इसी डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स यानी काइनेटोकोर्स पे। क्लियर है, अटैच्ड है। और इसी अटैचमेंट के कारण ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे मूवमेंट कर करके सभी डायरेक्शन से अपने आप को सेल के सेंटर में खुद को अरेंज कर पाते हैं। इसी को कहते हैं क्या, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस अलाइनमेंट इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि मेटाफेज इज़ कैरेक्टराइज्ड, मेटाफेज जो है वो कैरेक्टराइज्ड हो रहा है बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। ठीक है, सभी क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर यानी सेल के सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं विथ 1 क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम। प्रत्येक क्रोमोसोम का जो एक क्रोमैटिड है वो कनेक्टेड रहता है उसके काइनेटोकोर के द्वारा टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम 1 पोल। ठीक है, एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड, और उसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो कनेक्टेड होता है बाय द काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखो, हम लोग डायग्राम में इसको फिर से क्लियर करते हैं। इस डायग्राम में देखो, ठीक है, इस डायग्राम में पता चल रहा है हमें कि प्रत्येक क्रोमोसोम, मान लो ये क्रोमोसोम हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस क्रोमोसोम में जो ये क्रोमैटिड है ऊपर वाला, इस क्रोमैटिड का जो यहाँ पे काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर क्या कर रहा है, इस स्पिंडल फाइबर को इस क्रोमोसोम से अटैच कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये वाला, ठीक है, ये भी इस काइनेटोकोर के द्वारा जो है इस स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से अटैच कर रहा है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक क्रोमोसोम का जो एक क्रोमैटिड है वो एक पोल से अटैच्ड है काइनेटोकोर के थ्रू, और दूसरा उसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो दूसरे पोल से अटैच्ड है काइनेटोकोर के थ्रू। यही हमें सब में देखने को मिल रहा है, यही चीज़। क्लियर है, यहाँ पे भी हम लोग वही देखे थे। क्लियर हो गया। और फिर जो है वो अलाइन कर रहा है अपने आप को इक्वेटर पे, इसी को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, सेंटर को। क्लियर हो गया। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर हो गया। की फीचर्स क्या क्या हैं इस मेटाफेज के, तो सबसे पहले हमने बताया कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच करते हैं टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है। और दूसरा है क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स जो है
वो स्पिंडल इक्वेटर यानी सेंटर ऑफ द सेल में आ जाते हैं एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। क्लियर हो गया, हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे फेज, दैट इज एनाफेज। अब देखो एनाफेज में क्या होता है कि प्रत्येक क्रोमोसोम जो कि मेटाफेजिक प्लेट के रूप में इक्वेटर पे या सेल के सेंटर पे अरेंज था, वो अब टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो सभी के सभी साइमल्टेनियसली यानी एक तरह से ही मतलब इकट्ठे टूटना शुरू होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, देखो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है जब टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा, सेंट्रोमियर से टूटेगा। ठीक है, सेंट्रोमियर से टूटने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमैटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, डॉटर क्रोमैटिड्स इसलिए कहेंगे क्योंकि जो नया न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, उस न्यूक्लियस में ये जो क्रोमैटिड्स है वो कंडेंस होकर क्या एक फ्रेश क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। ठीक है, इस तरह से एक फ्रेश क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। इसीलिए इसको क्या कहा, डॉटर क्रोमैटिड्स यानी बेटी क्रोमैटिड्स कहा गया, जो कि कंडेंस करके डॉटर क्रोमोसोम्स बनाएगा और ये जो है वो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई में फिर सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एनाफेज में क्या होता है कि ये जो डॉटर क्रोमैटिड्स होते हैं वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये सभी डॉटर क्रोमैटिड्स इधर माइग्रेट कर रहा है और ये सभी डॉटर क्रोमैटिड्स इधर माइग्रेट कर रहा है, यानी ऑपोजिट पोल्स में ये सभी माइग्रेट करना शुरू करते हैं। चूँकि प्रत्येक क्रोमोसोम ये अपने इक्वेटोरियल प्लेट से दूर माइग्रेट करते हैं। ठीक है, अवे दे आर माइग्रेटिंग। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ना वो पोल की तरफ डायरेक्शन रहता है, उसका जो डायरेक्शन रहता है, उसका जो दिशा रहता है वो पोल की तरफ रहता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, इस डॉटर क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर इस पोल की तरफ है, दिख रहा है, इस पोल की तरफ है। उसी तरह इधर इन सभी क्रोमैटिड्स का सेंट्रोमियर इधर है, पोल की तरफ है। और जो इसका ये पीछे वाला पोर्शन है, आर्म वाला पोर्शन है, वो इधर रहता है, इक्वेटर की तरफ रहता है। ठीक है, इधर प्रोजेक्टेड रहता है। तो वही कह रहा है कि एज ईच क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind। इसका जो आर्म्स है वो इधर रहता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द पोल रहता है और जो सेंट्रोमियर है वो टुवर्ड्स द पोल रहता है। क्लियर हो गया। एनाफेज स्टेज की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो मुख्य रूप से दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें मौजूद होते हैं। तो दो मेन फीचर जो एनाफेज स्टेज का है वो है, सबसे पहला सेंट्रोमियर का स्प्लिट करना और क्रोमैटिड का सेपरेट होना। ठीक है, सेंट्रोमियर टूटता है और क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये सभी डॉटर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स तक मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टीलोफेज। देखो टीलोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज है। ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, देख रहे हो रिस्पेक्टिव पोल्स पे क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंच के ये डीकंडेंस हो जाते हैं। डीकंडेंस का मतलब क्या है कि वो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर में थे वो अपना प्रॉपर जो आइडेंटिटी होता है वो लूज़ कर देते हैं और वो पूरी तरह से डीकंडेंस हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से क्या मिक्स हो चुका है, एक डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो चुका है और डीकंडेंस होने के बाद वो रिस्पेक्टिव पोल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। ठीक है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो है हमें नहीं दिख रहा है, इस तरह के क्रोमोसोम्स जो है नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे एक मास दिख रहा है। ठीक है, एक डीकंडेंस्ड मास ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं जो कि दोनों पोल्स पे प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। तो इसमें बेसिकली तीन मुख्य रूप से की इवेंट्स होते हैं। पहला, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है अपनी पहचान खो चुका है और ये दोनों पोल पे जो है जाके इकट्ठे हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। दूसरा, न्यूक्लियर इन्वेलप डिवेलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है अब क्रोमोसोम के अराउंड डिवेलप होना शुरू होता है। एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लिया, जिससे कि दो डॉटर न्यूक्लिया हमें देखने को मिलता है।
और तीसरा मुख्य फीचर है न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फिर से फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो कि प्रोफेज में क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के दौरान डिसअपियर हो गए थे, वो फिर से रीअपियर होने लगते हैं। ठीक है, और फिर से जो है न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये फिर से रीअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मुख्य फीचर्स है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो रहा है क्या, एम फेज़ का कैरियोकाइनेसिस, दैट इज़ जो माइटोटिक फेज़ है उसका न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस, मतलब 2 न्यूक्लियस तो बन चुके हैं। ठीक है, अब केवल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना बचा है, यानी यहाँ पे बीच में डिवीजन होगा और 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होना बचा हुआ है। इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग का माइटोसिस का द एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइटोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल इटसेल्फ डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में 2 अलग अलग मेथड से होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक फर्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्रो करता है। ठीक है, फर्रो का मतलब होता है इस तरह का गड्ढा होना, और इस तरह का गड्ढा जब प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, तब क्या होता है, ये धीरे धीरे और गहराते जाता है। गहराते क्या होता है, सेंटर में एक दूसरे से मिल जाता है, ज्वाइन कर लेता है। और उसके बाद क्या होगा, जब सेंटर में इस तरह से ये फर्रो ज्वाइन कर लेगा तो ये साइटोप्लाज्म को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देगा, जिससे क्या 2 अलग अलग सेल्स का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह का फर्रो मेथड जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो एनिमल सेल में। ठीक है, लेकिन जब प्लांट सेल की हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में आप लोग को पता है कि बाहर में क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो चूंकि ये सेल वॉल से इनक्लोज रहता है प्लांट सेल, इसीलिए इसमें साइटोकाइनेसिस जो है इस फर्रो मेथड से नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल वॉल जो है क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, इसमें इस तरह का गड्ढा नहीं होने देगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन जो है वो सेल के सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, और ये इसका अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वॉल फॉर्मेशन यहाँ सेंटर से शुरू होगा। ठीक है, सेंटर से शुरू होते होते ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये दोनों 2 डायरेक्शन में ग्रो करेगा और फिर जाके इस वॉल के साथ मिल जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से एक तरह से प्लेट का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल प्लेट मेथड। एनिमल सेल में क्या था, फर्रो मेथड, और इसमें प्लांट सेल में क्या है, प्लेट मेथड। ठीक है, तो इसमें एक नया सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो कि बीच में एक छोटा सा प्रिकर्सर होता है। ठीक है, उससे शुरू होता है, जिसको सेल प्लेट हम लोग कहते हैं, और यही जाके जो है 2 सेल के बीच में एक मिडिल लैमिला, जिसको कि हम बैरियर कह सकते हैं, एक बाउंड्री कह सकते हैं, उसका निर्माण करता है बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल्स, और इस तरह से 2 प्लांट सेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 प्लांट सेल का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। क्लियर है। अब देखो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय क्या होता है, ऑर्गेनल्स का भी बंटवारा होता है। ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस अलग अलग हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, अलग अलग हुआ। अब क्या है कि साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं उसका भी डिवीजन होगा। ठीक है, जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, प्लास्टिड्स होते हैं, वो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स। अब जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं, इसमें साइटोप्लाज्म के अलग होने के बाद जो है इसमें जो ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड्स हो गया, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एक इंडिविजुअल सेल हो जाएगा, ये भी एक इंडिविजुअल सेल हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, विथ इट्स रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस एज वेल एज इट्स रिस्पेक्टिव साइटोप्लाज्म एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर हो गया। अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है,
कैरियोकिनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा, इजंट इट? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा कि नहीं, बताओ? मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड कर ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन होगा। ऐसा वाला सिचुएशन होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 से 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड किया नहीं। फिर क्या हो रहा है, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, 4 से 6 न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लियस, मतलब 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनसाइटियम कंडीशन। और इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनसाइटियम कंडीशन कहते हैं। और इस तरह का कंडीशन जो है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो रहा है एम फेज, दैट इज़ माइटोसिस फेज, इंटरफेज। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे हम लोग का मियोसिस, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो भी कुछ डाउट है कमेंट में करें, कमेंट में लिखें, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।